करोड़ों साल पहले की पृथ्वी से लेकर भविष्य की दुनिया तक इंसानों के गुफाओं में रहने से लेकर उनके यूनिवर्स में घूमकर अलग अलग ग्रहों पर रिसर्च करने तक हर समय काल में इंसानों को अलग अलग खतरों का सामना करना पड़ा है। लेकिन पास्ट से लेकर फ्यूचर तक कैसे समय लोगों को जोड़े रखता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत भविष्य के समय यानी कि साल 2450 से होती है, जहां अभी एक बड़ा स्पेसशिप सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर पृथ्वी जैसे एक और हैबिटेबल प्लेनेट की खोज में जा रहा था। इस पूरे स्पेसशिप में सिर्फ एक ही मेंबर जेना मौजूद है, जो कि अपने एआई सिस्टम रोस्को के साथ मिलकर पूरे शिप को सेफ रखती है। दरअसल इस समय तक ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन के चलते पृथ्वी ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं बचा और वहां सब मारे गए। इसीलिए ये स्पेसशिप अब इंसानी प्रजाति की आखिरी उम्मीद है, जिसमें जैना अपने साथ बहुत सारे बच्चों की डीएनए को लेकर दूसरी गैलेक्सी में मौजूद एक ग्रह पर जा रही है, ताकि वो वहां जाकर इन सैंपल्स का इस्तेमाल कर और बच्चे पैदा कर सके और इंसानी प्रजाति विलुप्त ना हो। अब जैना को स्पेसशिप के साथ इस सफर पर निकले 200 साल बीत चुके हैं, जबकि अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 20 साल और लगेंगे। लेकिन इस वक्त तक इंसानों ने एक ऐसी टेक्निक निकाल ली जिससे वे खुद की उम्र को घटा या बढ़ा सकते थे। इसलिए जैना के लिए पिछले 200 सालों से पूरे शिप का रखरखाव कर रही है। यहाँ तक उसका सफर बिल्कुल सही रहा, लेकिन आज के बाद सब बदलने वाला था। एआई रोस्को ने जैना को रिपोर्ट दी कि कैसे उनके शिप में ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है, जिससे जैना अब जल्दी से जाकर अपने ग्रीन हाउस में चेक करती है कि एआई का कहना सही था। उनके कई सारे पेड़ पौधे अब कंटेमिनेट हो चुके हैं, यानी कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस इन्फेक्शन का राज जानना होगा, वरना तो अगर उनके पौधे मरने लगे तो ऑक्सीजन का लेवल गिरता ही जाएगा। जैना अब कई घंटों की मेहनत के बाद सारे कंटेमिनेट पौधे बाहर निकाल देती है, लेकिन अब भी रोस्को की कैलकुलेशंस के हिसाब से इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलता, यानी कि वो कंटेमिनेशन अभी शिप में मौजूद है और वे अब तक शिप की कुल 5% पावर और ऑक्सीजन खो चुके हैं। इसके बाद तो जैना आने वाले कुछ दिनों तक पूरी मेहनत करती रही, लेकिन हालात बद से बदतर ही होते जा रहे थे। वहीं जैना और एआई रोस्को अक्सर आपस में बातें करते रहते ताकि जैना को अकेलापन महसूस न हो। सो रोस्को कहता है कि क्या हो अगर उनकी शिप के फेल होने से वे भी न बच पाएं, फिर तो सारी इंसानी प्रजाति उनके साथ ही खत्म हो जाएगी, वो भी तब जब इंसान इतने उन्नत हो गए थे जो उन्होंने अपनी उम्र को घटाने या बढ़ाने के तरीके ढूंढ निकाले, लेकिन फिर भी वे नेचर से नहीं बच सके। हालांकि जैना के पास अभी वक्त नहीं था और वो एनर्जी को बचाने के लिए अभी सारी लाइट्स को बंद करने को कहती है। उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगी और उन्होंने अब तक जो कंटेमिनेशन के लिए एंटीवायरस बनाया है वो उसे एआई के जरिए हर ओर स्प्रे करवा देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये तरीका भी काम नहीं करता। अब जैना को पता था कि ऐसे तो वे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो अपने मंजिल के इतनी करीब आकर फेल नहीं हो सकती, तो उसने अपने आखिरी ऑप्शन के बारे में सोचा। जैना ने एआई से कहा कि चूंकि अभी उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि इस कंटेमिनेशन का होस्ट कौन सा पौधा हो सकता है, तो अब उन्हें पहले इन सारे पौधों को उखाड़कर स्पेस में फेंकना होगा और फिर वे पूरे शिप को डिसइंफेक्ट कर नए पौधे उगाएंगे। हालांकि एआई ने चेतावनी दी कि वे ऐसा नहीं कर सकते, वरना तो शिप की सारी एनर्जी और ऑक्सीजन इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि उन्होंने जिन इंसानी बच्चों के सैंपल्स लेकर रखे हैं वे खराब हो जाएंगे और उन सैंपल्स को हेल्दी रखने के लिए उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन और एनर्जी मेंटेन करनी होगी। हालांकि जैना ने कहा कि वे इसके बावजूद भी ऑक्सीजन और पावर बचा सकते हैं अगर उनमें से कोई एक न बचे। वो अब एआई रोस्को को कैलकुलेशंस करने को कहती है कि उनके इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए कौन ज्यादा जरूरी है, खुद जैना या फिर एआई रोस्को, और जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से या तो जैना अपनी जान देकर ऑक्सीजन बचाएगी या फिर एआई को बंद कर एनर्जी बचाई जाएगी ताकि उनका मिशन पूरा किया जा सके, और इसके लिए उन दोनों में से किसी को अपना सैक्रिफाइस देना होगा। अब आने वाले 2 ही दिनों में एआई रोस्को ने सारी कैलकुलेशंस पूरी कर ली, जहां उसके डेटा के अनुसार जेना का बचना इस मिशन के पूरा होने के लिए ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये फर्क सिर्फ 0.2 नंबर्स का था, इसलिए जैना ने सारी कैलकुलेशंस को देखा और उसे पता चला कि वैसे तो एआई और जैना खुद दोनों इस मिशन के पूरा होने के लिए बराबर जरूरी हैं, लेकिन चूंकि जैना एक इंसान है तो उसे 0.2 नंबर्स का लक फैक्टर मिलता है। इसके बारे में एआई रोस्को ने बताया कि चूंकि इंसान आशावादी होते हैं
अगर उनके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ भी जाए तो वे अपनी क्षमता से ज्यादा जोर लगाते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी खतरे से निपट सकती है, जबकि एआई या फिर मशीन ऐसा नहीं कर सकती। जितनी उनके पास कैपेबिलिटीज हैं वे सिर्फ उतना ही कर सकती हैं। यानी कि जेना को अब ना चाहते हुए भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने अब तक के 200 साल के साथ ही एआई रोस्को को बंद करना होगा। वो अब मैनुअल से पॉइंट समझकर शिप के मेन कंट्रोल पैनल को खोलती है। यहाँ एआई रोस्को ने उसे आखिरी बार कहा कि वो सामने वाली मशीन के लीवर को खींचते ही उसे हमेशा के लिए बंद कर देगी और इसके बाद उसे सब कुछ पूरे शिप की रिपेयरिंग से लेकर डेटा तक सब खुद करना होगा। यहाँ एआई रोस्को अब जेना को आखिरी बार उसके मिशन के लिए गुड लक बोलता है ताकि वो अपनी इंसानी प्रजाति को बचा पाए। जिसके बाद अब जेना ने रोते हुए एआई को बंद कर दिया। यानी कि जेना अब पहली बार इस शिप में अकेली हो चुकी है। इतने सालों से एआई रोस्को ही उसके सोने से लेकर उठने तक, शिप की डेटा से लेकर उनकी जर्नी के रास्ते तक सब डिसाइड करता था। खैर अब जेना हार नहीं मान सकती और वो फिर से खुद से ग्रीन हाउस बनाकर पौधों को उगाने की तैयारी करने लगती है। वहीं अब उसे खुद की मदद के लिए और बच्चों को पैदा करना होगा ताकि वे इस 20 साल के बचे हुए सफर में उसकी मदद कर सकें। अब ये बच्चों को आर्टिफिशियली पैदा करना, उनकी उम्र को कंट्रोल करना, ये टेक्नोलॉजी आज से 300 साल पहले 21वीं शताब्दी में खोजी गई थी और ऐसा एलिक्सिर नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने किया था जो इंसानों की डीएनए को प्रोग्राम कर किसी की भी उम्र को रोककर उसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आज से 300 साल पहले ही इंसान अमर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे विलुप्त होने की कगार पर कैसे पहुंच गए। इन सब की शुरुआत आज से करीब 45,000 साल पहले के समय से होती है, जब इंसान दो प्रजातियों निएंडरथल और होमोसेपियंस में बटे हुए थे। यहीं इसी पाषाण युग में 4 लोगों की एक निएंडर फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक गुफा में रहकर सरवाइव किया करते। तभी इस फैमिली का लीडर थ्रोन पिछले कुछ समय से बीमार रहने लगा। वैसे भी पाषाण काल में कोई दवा तो होती नहीं थी, तो छोटी सी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। यहाँ थ्रोन की पत्नी हीरा और दोनों बच्चों को चिंता होने लगी कि कहीं थ्रोन को कुछ हो न जाए, जबकि थ्रोन भी बीमार होने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर रोज शिकार करने निकल जाता, जिससे एक दिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हीरा को उसे वापस गुफा में लाना पड़ता है और आने वाले कुछ दिनों तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जो जड़ी बूटियां इस समय तक इंसान जानते थे वे उसी के सहारे उम्मीद लगाए रहते हैं कि थ्रोन जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ एक तो बाहर जानवरों का खतरा होता है, दूसरा अगर वे बाहर नहीं गए तो वे भूखे मर जाएंगे। तो हीरा अब अपने पति के बीमार होने के बाद अपनी बड़ी बेटी लार्क को शिकार करना सिखाने लगती है ताकि अगर थ्रोन को कुछ हो भी जाए तो वो अपना सर्वाइवल कर सके। आज छोटी लार्क ने पहली बार पत्थरों से आग जलाना सीख लिया था, लेकिन जैसे ही वो ये अच्छी खबर अंदर अपने पिता को देने गई तो अब अंदर उसका छोटा भाई भी बीमार होने से दम तोड़ चुका था। थ्रोन, हीरा और लार्क तीनों बड़े दुखी होकर अपने परिवार के सबसे छोटे मेंबर को दफना देते हैं। लकीली अब तक थ्रोन समय के साथ बेहतर महसूस करना शुरू हो गया, यानी कि उसकी हालत ठीक होने लगी। तो अब वो अपनी पत्नी और बेटी के हाथों के निशान गुफा में छाप देता है, क्योंकि इस समय में अपनों की यादों को संभाल कर रखने का इकलौता यही तरीका था। अब कुछ ही समय के बाद हीरा, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी का समय आ गया। सो थ्रोन जल्दी से उसे गुफा में लाकर अपनी बेटी को बाहर इंतजार करने को कहकर खुद अपनी पत्नी की डिलीवरी करने लगता है, जिससे उन्हें जल्दी ही एक हेल्दी मेल बेबी पैदा हुआ। लेकिन हीरा की हालत बच्चे के पैदा होने के बाद बिगड़ती ही चली जाती है और उसने भी फाइनली कई दिनों तक बीमार रहने के बाद दम तोड़ दिया। यानी कि अब परिवार में सिर्फ थ्रोन, उसकी बेटी लार्क और एक बेटा ही बचे हैं, जिससे तीनों अपनी गुफा के आसपास शिकार कर खाना ढूंढने लगे और सरवाइव करने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें अपने एरिया में दूसरे लोग दिखाई देने लगते हैं, और ये तो होमोसेपियंस थे, जो कि निएंडरथल प्रजाति से थोड़े अलग दिखते हैं। इसलिए कुछ समय तक जब वे दूर नहीं गए तो थ्रोन डरते हुए अपने बच्चों के साथ उस गुफा को छोड़कर दूर जाने लगता है। लेकिन अब अगले ही दिन रास्ते में भी उन्हें वे लोग फिर से दिख गए। सो थ्रोन तो और डर गया कि कहीं वे उनका पीछा न कर रहे हों। सो वो लगातार उन लोगों से दूसरी दिशा में जाने लगता है। तभी एक सुबह जब वे सोकर उठे तो इस बार उन लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था।
यहाँ थ्रोन अपने बच्चों को लेकर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वे उन्हें जाने नहीं देते। ऊपर से चूंकि वे होमोसेपियंस थे, तो थ्रोन की फैमिली जो कि निएंडरथल है, उन्हें उनकी भाषा समझ नहीं आती। तभी एक दूसरे आदमी ने उन्हें इशारों में समझाया कि वे तो उन्हें खाना ऑफर कर रहे हैं, वे उनके लिए कोई खतरा नहीं। उल्टा वे तो उनके बच्चों को देखकर उनकी मदद करना चाहते थे और वे उन्हें खाना देकर अपने कबीले में जाने लगे। तो पीछे से लार कहती है कि उन्हें भी उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि बिना कबीले के वे सरवाइव नहीं कर सकते। इस पाषाण युग में इंसान तभी तक सेफ है जब वे अपनों के साथ अपने कबीलों में रहते हैं। हालांकि रास्ते में थ्रोन को शक था कि उनकी प्रजाति बहुत अलग है। ऊपर से इन लोगों के पास एक बोलने की भाषा है, और बेशक से होमोसेपियंस निएंडरथल से मजबूत ना हो, लेकिन वे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए थ्रोन डर जाता है। लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ उनके कबीले तक पहुंचे, तो यहाँ के सभी मेंबर्स थ्रोन और उसकी फैमिली को अच्छे से वेलकम करते हैं। उन्होंने तो थ्रोन के परिवार को भी अपने कबीले का हिस्सा बना लिया, क्योंकि थ्रोन के मजबूत होने से वो कबीले को जंगली जानवरों के अटैक से बचा सकता है। दरअसल इसी समय में जो भी आखिरी बचे हुए निएंडरथल्स होमोसेपियंस के साथ उनके कबीलों में रहने लगे, वे तो बच गए, और बाकी सब जो कि अकेले गुफाओं में रहते थे, वे सरवाइव नहीं कर सके और समय के साथ विलुप्त होते चले गए। वहीं अब समय के साथ थ्रोन की बेटी उसी आदमी से शादी कर लेती है जिसने उन्हें खाना दिया था, यानी कि अब तक दोनों प्रजातियां आपस में बच्चे पैदा कर सकती थी। और इसीलिए आज प्रेजेंट दुनिया यानी कि साल 2026 में 96% ह्यूमन डीएनए होमोसेपियंस का होता है और सिर्फ 4% निएंडरथल्स का, यानी कि हम प्रेजेंट इंसान 96% होमोसेपियंस हैं। खैर अब थ्रोन और उसका परिवार तो होमोसेपियंस के कबीले में खुश रहने लगा, और यहाँ से कहानी अब प्रेजेंट समय यानी कि साल 2026 में आती है, जहाँ क्लियर और ग्रेग नाम का एक कपल दोनों आपस में प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से उनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा। दरअसल क्लियर एक लैब में काम करती है, जहाँ उसे पुराने समय के कंकालों पर रिसर्च करनी पड़ती, और इसी रिसर्च से वो पुराने समय की जानकारियां निकालती है। अभी उन्हें कुछ ही समय पहले निएंडरथल इंसानों के अवशेष मिले हैं, तो वो बहुत खुश थी कि जरूर इससे उसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ जाएगी। वो अपनी माँ को फोन पर बताती भी है कि कैसे पुराने समय में निएंडरथल मानव बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, तो क्या पता उन्हें उन कंकालों से कोई बड़ी कामयाबी हाथ लगे। हालांकि इसी बीच उसे लगातार ग्रेग के फोन भी आ रहे थे, लेकिन क्लियर काम में बिजी होने के चलते उसे बात नहीं करती। तभी एक दिन काम के दौरान क्लियर के पास उसकी माँ का कॉल आता है और उन्होंने उसे बुरी खबर दी, कैसे आज उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया और शायद से वे ज्यादा समय तक जी नहीं पाएंगी। अब क्लियर तो इसे टूट ही गई और वो जल्दी से छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। यहाँ से आने वाले कुछ हफ्ते उसके लिए बहुत दर्दनाक रहे। उसने अपनी माँ को इन दिनों बहुत कमजोर और दर्द में देखा, जो कि कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स को देख नहीं सकता। इसलिए वो फिर से क्रेग से बात करना शुरू कर देती है। उसने बताया कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर रही है और वो कुछ नहीं कर सकती। हालांकि ग्रेग समझाता है कि हम इंसान कभी अमर नहीं बन सकते, जो पैदा हुआ है वो कभी न कभी मरेगा ही, और अगर इंसान अमर होने लगे वे कभी मरे ही ना, तो फिर उनके पैदा होने और जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अब क्लियर आने वाले कुछ दिनों तक अपनी माँ के दर्द से ध्यान भटकाने के लिए अपने काम में डूबी रहती है। हालांकि अब इसका भी कोई फायदा नहीं, और 6 महीने के बाद फाइनली क्लियर की माँ की मौत हो जाती है, यानी कि अब वो अकेली हो चुकी थी और उसने कुछ हफ्तों के लिए खुद को अकेला कर लिया। लेकिन फिर अचानक से एक दिन ग्रेग के पास मैसेज आया कि क्लियर उसे दोबारा मिलना चाहती है, और इसके बाद तो दोनों फिर से एक साथ रहने लगे और वे शादी भी कर लेते हैं। फिर 4 साल बाद साल 2030 आते आते उनके बच्चे भी पैदा हो गए, यानी कि वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन क्लियर कभी अपनी माँ की मौत को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई। उसकी मौत को लेकर कुछ सवाल थे जिनका जवाब उसने अपनी ओर से खोज लिया। क्लियर और ग्रेग एक दिन अपने बेटे को लेकर पास के म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ वही कंकाल था जो कि क्लियर को 4 साल पहले मिला था, और उससे क्लियर और बाकी वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ हासिल किया, और यहाँ से रिवील हुआ कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि थ्रोन का ही था। वही निएंडरथ्रोन जो कि 45,000 साल पहले अपनी बेटी और बेटे के साथ होमोसेपियंस के कबीले में मिल गया था। और थ्रोन की आखिरी निशानी अब ग्रेग और क्लियर के पास आ चुकी है, जिससे पिछले 4 सालों में क्लियर ने फाइनली उन कंकालों पर रिसर्च कर एक ऐसी खोज कर ली जिससे इंसान अपने डीएनए को प्रोग्राम कर सकते हैं,
यानी कि इंसानी उम्र को बढ़ाकर अमर बनने का रास्ता। हालांकि अब तक साल 2030 तक ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं हो पाई थी और यहाँ से कहानी फिर से साल 2450 तक जाती है, जहाँ की जेना पृथ्वी के आखिरी स्पेसशिप में धरती के नष्ट होने के बाद पृथ्वी जैसे एक और हैबिटेबल प्लेनेट पर जा रही है ताकि वो वहाँ पर बच्चे पैदा कर इंसानों को विलुप्त होने से बचा सके। यानी कि अब तीनों ही टाइमलाइंस में इंसान अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। पहले पाषाण युग में जब इंसान गुफाओं में रहते थे तो उन्हें खाने और बीमारियों से लड़ना पड़ता। फिर साल 2026 में जब इंसानों के पास सारी सुविधाएं थी, इस समय में इंसानों को भूखे नहीं मरना पड़ता और सर्वाइव नहीं करना पड़ता, तो वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी में उन्नति कर मौत पर काबू पाना सीख लिया। लेकिन वे समय के साथ प्रकृति को भूलते चले गए और आखिरकार ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन के चलते पृथ्वी नष्ट हो गई। यानी कि इंसानों के अमर होने का क्या फायदा जब उनके रहने के लिए उनका घर यानी कि पृथ्वी ग्रह ही ना बचा हो। और अब साल 2450 में जब इंसान सबसे ज्यादा उन्नत थे तब उनके पास पृथ्वी नहीं बची और इस आखिरी स्पेसशिप पर इंसानों को विलुप्त होने से बचाने का जिम्मा है। सो जेना ने अब अपनी स्पेसशिप को चालू रखने के लिए और एनर्जी को बचाने के लिए एआई रॉस्को को बंद कर दिया। फिर वो अपनी मदद के लिए एक बेबी को शिप में ही जगह देती है जिसे उसने वी नाम दिया। उसने जानबूझकर उसके डीएनए को इस तरह से प्रोग्राम किया कि उसकी उम्र तेजी से बढ़े ताकि वे इस बचे हुए सफर में कोई भी गड़बड़ होने पर उसकी मदद कर सके और वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जेना वी को सब सिखाने लगती है कि अब उन्हें बस किसी भी तरह से पृथ्वी के नष्ट होने के बाद इस नए प्लेनेट पर जाकर अपनी कॉलोनी स्थापित करनी है। उसने रिवील किया कि उसने वी और कई सारे बच्चों के डीएनए को उनकी उम्र तेजी से बढ़ने के लिए प्रोग्राम किया है ताकि वे जल्दी से बड़े होकर उस प्लेनेट पर जाकर इंसानी पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ा सकें। यानी कि तीनों टाइमलाइंस में एक और समानता, हर एक टाइमलाइन में बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं। जहां पाषाण युग में उन्हें आग जलाना सीखना पड़ता था ताकि वे अपने खाने को पका सकें और रात को जंगली जानवरों से सेफ रह सकें। फिर दूसरी टाइमलाइन साल 2026 में क्लियर के बच्चे अपनी माँ से विज्ञान सीखने लगे, कैसे वे इंसानों को अमर बना सकते हैं। जबकि अब साल 2450 में बच्चे बहुत तेजी से बड़े होकर अपने जैसे और भी लोगों को स्लिप से उठाने में मदद कर रहे हैं। साथ के साथ जेना ने उन्हें ये भी सिखाया कि अगर उस प्लेनेट पर लैंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन्हें क्या करना है। जेना वी को सीरियस रहने को कहती है क्योंकि अगर उनकी ये लैंडिंग फेल हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। पूरी इंसानी प्रजाति, उनका इतिहास उन्हीं के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो वहीं पास्ट में थ्रोन की बेटी लार्क भी अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। यानी कि वहां से होमोसेपियंस और निएंडरथाल्स की प्रजाति एक हो रही है। और फिर समय बीतता गया। फाइनली कई दशकों के बाद बूढ़ा थ्रोन एक दिन दम तोड़ देता है। हालांकि अब उसकी फैमिली सेफ थी। फिर उसका बेटा और बेटी लार्क उसके भी हाथ का निशान उसी गुफा में लगाने जाते हैं जहां सालों पहले से उनकी माँ और उनके दूसरे छोटे भाई के निशान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि इसके बाद की दूसरी टाइमलाइन में क्लियर और ग्रे का बेटा ही उस मेडिसिन को परफेक्ट करता है जिससे इंसानों का डीएनए प्रोग्राम किया जा सकता है और उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। और फिर तो पृथ्वी पर सभी लोग अमर बनने लगे। कोई भी मरना नहीं चाहता था। लेकिन इसके उलट खुद क्लियर और ग्रेग ने फैसला किया कि वे खुद पर इस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल वे अब तक अपने जीवन से समझ चुके थे कि मृत्यु के बिना जीवन का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए दोनों बुढ़ापा आने पर नेचुरली अपने समय पर दुनिया छोड़ते हैं। जबकि अब फ्यूचर में वो आखिरी स्पेसशिप फाइनली उस ग्रह पर सफलता से पहुंच गया और जेना की सिखाए अनुसार अच्छे से लैंड भी कर जाता है। वहीं चूंकि जेना ही इस पूरे मिशन को संभाल रही थी तो इस ग्रह पर नीचे उतरने वाली जेना पहली इंसान बनेगी। उसने इंसानी प्रजाति के लिए एक नए अध्याय को शुरू करने से पहले उसी बच्ची वी को सिंबल के रूप में वही नेकलेस दिया जो कि कभी थ्रोन पहना करता था। और सेम यही नेकलेस तीनों टाइमलाइंस में चलता रहा है। ये हर टाइमलाइन में हर युग में होते हुए बदलावों का प्रतीक है। कैसे इंसानों को सरवाइव करने के लिए बदलाव सहने ही पड़ते हैं। इंसान प्रकृति से लड़ तो नहीं सकते लेकिन उसके अनुसार खुद को बदल जरूर सकते हैं। जिसके बाद जेना अब फाइनली इस नए ग्रह पर नीचे उतर गई जो कि बहुत सुंदर था। और यहाँ आने वाले सिर्फ कुछ ही सालों में वे सब मिलकर इंसानों की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। यानी कि अब ये प्लेनेट इंसानों का नया घर बन चुका है। जेना आज वी के अंतिम संस्कार पर आई है क्योंकि उसने उसे जल्दी से बड़ा होने के लिए प्रोग्राम किया था ताकि इंसानी कॉलोनी तेजी से बढ़े।
और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसी प्रोग्राम की वजह से आज भी जेना से भी जल्दी बूढ़ी होकर मारी गई। इसके बाद जेना हमेशा के लिए स्पेस स्टेशन पर निगरानी के लिए चली जाती है ताकि इंसानों के इस नए घर को कोई खतरा ना हो और वे यहाँ वे गलतियां नहीं करेंगे जिनसे उन्होंने अपने होम प्लेनेट पृथ्वी को तबाह कर लिया। इसी होपफुल मैसेज के साथ कि कैसे इंसान हर युग में नए खतरों का सामना कर किसी न किसी तरह से जीना सीख जाते हैं। इसी के साथ ये पूरी साईफाई मेटाफोरिकल मूवी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही लेटेस्ट साईफाई मूवीज के लिए। थैंक यू।